सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube प्लेटफॉर्म विक्टोरियस एजुकेशन एकेडमी ऑफ एक्सीलेंस पर। तो जैसा कि हम लोग पिछले वीडियो में वन क्षेत्र के बारे में पढ़ चुके थे कि मध्य प्रदेश में आखिर कितना वन क्षेत्र है, हम वनों का विभाजन देख चुके थे। तो आज के इस वीडियो में हम अन्य फैक्ट पढ़ने वाले हैं। इसी के साथ साथ 2021 की भी वन रिपोर्ट पढ़ेंगे, साथ ही साथ जो अपडेटेड वाली 2023 की वन रिपोर्ट है वो भी पढ़ेंगे। इसी के साथ साथ हम लोग आज ही जो है वन्य जीव अभ्यारण्य और जो नेशनल पार्क है वो भी कंप्लीट करने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। चीजें बहुत ज्यादा है, समय कम है, तो बिना समय व्यर्थ करे हम लोग पढ़ते हैं। पिछली बार यहाँ से 2025 में एक प्रश्न यहाँ से बना था, तो ये सारी चीजें याद करना बहुत जरूरी है क्योंकि फिर से क्वेश्चन बन सकता है। तो राष्ट्रीयकरण नेशनलाइजेशन की बात अगर मैं करूँ तो पहला क्वेश्चन तो ये है, इसमें ऐड करो कि भैया मध्य प्रदेश के वनों का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष हुआ। तो 1970 में हुआ। ठीक है मैडम, ओके मैडम। तेंदुपत्ता का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? 1964 में। अब किस कोई इंग्लिश मीडियम वाला होगा, राष्ट्रीयकरण यानी नेशनलाइजेशन। गोंड हर्रा का राष्ट्रीयकरण 1969, मतलब गोंड का और हर्रा का एक ही साल में हुआ, 1969 में। बांस का 1973 और सलई का भी 1973, इनको एक साथ लिख लेना। साल का 1975। अब आपको करना क्या है, सिनॉप्सिस में लिखना है। तेंदुपत्ता लिखना है 1964 लिखना है। गोंड और हर्रा, मतलब गोंडों ने हर लिया, चेन 69 का लिख देना उसके आगे। इसके बाद में फिर बांस का राष्ट्रीयकरण 70, बांस और सलाई का एक साथ लिख लेना 73 और साल का 75। बहुत इजी याद करना। देखो तेंदुपत्ता 64 हो गया, 69 गोंड हर्रा हो गया, बांस सलाई एक साथ 73 हो गया और साल का 1975 में हो गया। चलो अब अगर हम वन वृत्त की बात करें तो मध्य प्रदेश में कुल कितने वन वृत्त हैं? 16 वन वृत्त हैं। सबसे बड़ा वन वृत्त कौन सा है? तो खंडवा है। सबसे छोटा कौन सा है? तो होशंगाबाद नर्मदापुरम है। ये बहुत जरूरी चीज है। सर्वाधिक राजस्व प्राप्त करने वाला वन वृत्त कौन सा है? तो वो नर्मदापुरम है। न्यूनतम राजस्व प्राप्त करने वाला वन वृत्त कौन सा है? तो छतरपुर है। देखो सबसे बड़ा वन वृत्त खंडवा, सबसे छोटा वन वृत्त जो है होशंगाबाद, सर्वाधिक राजस्व प्राप्ति नर्मदापुरम से होती है और जो न्यूनतम राजस्व प्राप्ति वाला वन वृत्त है वो छतरपुर है। ठीक है, चलिए अब कुछ एक फैक्ट हैं वो हम पढ़ लेते हैं। मध्य प्रदेश में वन विभाग की गतिविधियां सन 1860 में प्रारंभ होना माना जाता है। 1861-62 में पंचमढ़ी में सबसे पहले वन विभाग बाइसन लॉज की स्थापना की गई। ये जरूरी है, इसको लिख लो कि 1861-62 में पंचमढ़ी में बाइसन लॉज, जिसको कहा जाता है वन विभाग भवन, सबसे पहले इसकी स्थापना होती है। कर्नल जी.एफ. प्रियसन, जो ये कर्नल जी.एफ. प्रियसन है, इसको मध्य प्रदेश में वन विभाग का संस्थापक माना जाता है। फिर से एक और फैक्ट अपने सिनॉप्सिस में लिख लो कि कर्नल जी.एफ. से याद हो जाएगा, तो जी.एफ. प्रियसन। जी.एफ. कैसी होती है? हमको बहुत प्रिय होती है, तो जी.एफ. प्रियसन वन विभाग का संस्थापक। ठीक है, चलिए 1863 में डॉक्टर ड्रेटिज ब्रांडिस को भारत का पहला इंस्पेक्टर जनरल ऑफ फॉरेस्ट बनाया गया। इतना जरूरी नहीं है पर फिर भी एक फैक्ट के अनुसार याद रखना कि भारत का पहला इंस्पेक्टर जनरल कौन को बनाया गया? तो वो डॉक्टर ड्रेटिस ब्रांडिस को बनाया गया। किसको बनाया गया? डॉक्टर ड्रेटिस ब्रांडिस को बनाया गया। किसको बनाया गया? 1863 में डॉक्टर ड्रेटिस ब्रांडिस को भारत का पहला इंस्पेक्टर जनरल ऑफ फॉरेस्ट बनाया गया। नर्मदापुरम जिले का बोरी जंगल पहले भभूत सिंह कोरकू था, जिस पर बाद में अंग्रेजों ने कब्जा कर लिया और उसे रिजर्व घोषित कर दिया। जंगल सत्याग्रह और जंगल सत्य बुक के लेखक जो है ये हैं हमारे घनश्याम सक्सेना जी। तो घनश्याम सक्सेना की किताब है जंगल सत्याग्रह और जंगल जंगल सत्य बुक। ठीक है, अब ओरछा में जंगल सत्याग्रह का नेतृत्व लाला राम वाजपेयी ने किया। विंध्य क्षेत्र यानी शहडोल और घुनघुटी से जंगल सत्याग्रह का नेतृत्व पंडित शंभुनाथ शुक्ल ने किया। जो विंध्याचल क्षेत्र है शहडोल और घुनघुटी से जो है हमारा जंगल सत्याग्रह का नेतृत्व शंभुनाथ शुक्ल ने किया है। बहुत जरूरी चीजें हैं, ये याद रखना पड़ेगा आपको, जिसमें बेगा जनजाति के लोगों ने इसका साथ दिया था। ठीक है, शंभुनाथ शुक्ल कहाँ से थे? शहडोल और घुनघुटी से। चलो अब वन रिपोर्ट की बात आ जाती है, तो वन रिपोर्ट मैं आपको पढ़ाऊंगी लास्ट में। क्यों पढ़ाऊंगी लास्ट में? क्योंकि मुझे 2021 और 2023 की साथ में रिपोर्ट पढ़ानी है। ठीक है, तो मैं वन रिपोर्ट को छोड़कर आगे बढ़ रही हूँ। राज्य के प्रमुख वन संस्थान व केंद्रों की अगर बात करूं तो भारतीय वन प्रबंधन संस्थान भोपाल में है इस 1982। देखो भारतीय वन प्रबंधन संस्थान जो है इंडियन फॉरेस्ट मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट, वो भोपाल में है।
1982 में सारी चीजें इसमें याद रखनी है क्योंकि इम्पोर्टेंट है, ये जो हमारे इंस्टीट्यूट है पूछे जाते हैं। संजीवनी संस्थान भोपाल में, इसमें आप एक चीज कर सकते हो कि भोपाल भोपाल की चीजें एक साथ लिख के एक ट्रिक बना सकते हो, जबलपुर जबलपुर की चीजें एक साथ लिखकर ट्रिक बना सकते हो। तो क्या करना है, पहले भोपाल की चीजें पढ़ते हैं हम। भारतीय वन प्रबंधन संस्थान भोपाल 1982, संजीवनी संस्थान भोपाल, वन विकास निगम फॉरेस्ट डेवलपमेंट कॉरपोरेशन जो है वो हमारा भोपाल में 1975 में स्थापित किया गया। मध्य प्रदेश इको पर्यटन विकास बोर्ड 12 जुलाई 2005 को इसका जो है गठन किया गया। तो कब, चार चीज हो गई, पांचवी चीज है वन भवन। ठीक है, भोपाल में कितनी चीज हो गई, पांच चीज हो गई। एक तो फॉरेस्ट का मैनेजमेंट हो रहा है, संजीवनी मिल रही है यहाँ पर, वन का विकास भी हो रहा है, इको पर्यटन विकास बोर्ड भी यहाँ हो रहा है, और वन भवन भी हमारे भोपाल में ही है। अब आपको ये डेट्स भी याद रखनी है, इसीलिए सिनॉप्सिस बनवा रही हूँ ताकि लास्ट में ये जो चीजें हैं जो हमको कहीं नहीं मिल रही है वो यहाँ मिल जाए, हम याद कर पाए। राज्य वन अनुसंधान संस्थान जबलपुर में है। जो राज्य का देखो अनुसंधान करना है, तो जो व्यक्ति बलवान होगा वही तो किसी चीज पे रिसर्च कर पाएगा ना। तो राज्य वन अनुसंधान संस्थान, उष्ण कटिबंधीय वन संस्थान जो है वो भी जबलपुर में है। देखो दो चीज जबलपुर में है, एक तो वन अनुसंधान संस्थान और उष्ण कटिबंधीय वन संस्थान। ठीक है, अब जड़ी बूटी बैंक की बात अगर मैं करूँ तो पंचमढ़ी में है। जड़ी बूटी बैंक कहाँ पर है हमारा, पंचमढ़ी में है। जड़ी बूटी बैंक कहाँ पर है, पंचमढ़ी में है। जैव विविधता विकास केंद्र कहाँ पर है, तो ताला उमरिया में है। जैव विविधता प्रशिक्षण केंद्र जो मतलब बायोडाइवर्सिटी पर ट्रेनिंग दी जाती है उसका सेंटर कहाँ है, तो ताला उमरिया में है। इसकी डेट भी याद रखना कि भैया जो मध्य प्रदेश राज्य लघु वनोपज सहकारी संघ है, मध्य प्रदेश राज्य लघु वनोपज सहकारी संघ जो है वो 1984 में उसकी स्थापना होती है। वन रत्न हम 16 देख चुके हैं, वन मंडल 63 है, वन उपमंडल 135 है। इसके आगे की चीज याद ना रहे तो भी दिक्कत नहीं है। चलो, वन परिक्षेत्र 473, उपवन परिक्षेत्र 1871। इसको ये उपवन परिक्षेत्र उल्टा याद कर लेना कि भैया 18 के पहले 17 आता है, लेकिन हम 17 उल्टा लिखेंगे। वन परिषद 82 86। ठीक है, एक बार पढ़ लो सारी चीजें। वन व्रत 16, वन मंडल 63, वन उपमंडल 135, वन परिक्षेत्र 473। जरूरी नहीं है याद करना, फिर भी अगर याद करना चाहो तो कर लो। कैसे याद करोगे, 4 + 3 7 होता है, तो 4 7 3। ठीक है, परिक्षेत्र हो गया। उपवन परिक्षेत्र की बात करें तो 1871 और 82 86 वन परिषद भी इजीली याद हो चुका है। अब नीतियां देखो, एक जो बॉक्स बनाना है आपको सिनॉप्सिस का, वो बनाना नीतियों का। देखो पहली औद्योगिक नीति आएगी, पहली मिनरल पॉलिसी आएगी, पहली वन नीति आएगी। तो इतनी सारी नीतियां रहेगी, आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो क्या करना है आपको, पहली और करेंट वाले दोनों की डेट्स लिखना है। अब तो एक बॉक्स बना लो अलग से, मतलब लगभग उसमें 10-15 लाइन के अनुसार एक बॉक्स बना के छोड़ दो। उसमें हम लोग क्या लिखेंगे, सारी नीतियां पढ़ने वाले हैं, जिसमें उद्योग की नीति, मिनरल पॉलिसी, हमारी जो वन की नीति है, और आगे चलकर जो भी नीतियां आने वाली हैं वो नीतियां हम पढ़ने वाले हैं। जो कि हम पहले की जो पहली नीति आई थी वो भी पढ़ेंगे और करेंट वाली भी पढ़ने वाले हैं। तो मध्य प्रदेश की अगर हम बात करें तो पहली वन नीति 1952 में आई थी, और नई वन नीति जो है 2005 में आई थी। ठीक है, 1952-2005। पंचवन योजना की बात करें तो 76-77, इस योजना के तहत प्रत्येक जिले में 33% वृक्षारोपण का लक्ष्य रखा गया है। पंचवन, अब ये प्रश्न बनेगा कि पंचवन योजना जो कि 1976-77 में शुरू की गई थी, इस योजना के तहत कितने प्रतिशत भाग पर वृक्षारोपण किया जाएगा, तो 33% भाग पर वृक्षारोपण किया जाएगा। एकलव्य शिक्षा विकास योजना तेंदुपत्ता संग्रहणकर्ता के बच्चों की शिक्षा से संबंधित है। जो एकलव्य शिक्षा विकास योजना है वो किससे संबंधित है, तो तेंदुपत्ता संग्रहणकर्ता के बच्चों की शिक्षा से संबंधित है। चरण पादुका योजना की अगर हम बात करें, चरण पादुका योजना की अगर हम बात करें तो 2018 में तेंदुपत्ता संग्रहणकर्ता से संबंधित है ये। ठीक है, चरण पादुका योजना 2018। बसामन मामा वन संरक्षण पुरस्कार वृक्षारोपण को प्रोत्साहित करने के लिए दिया जाता है। अब देखो बहुत कंफ्यूजन होता है यहाँ पे, ये जो आदिवासियों की पुरस्कार है ना इनमें, तो ये बहुत जरूरी है याद रखना कि बसामन मामा जो वन संरक्षण पुरस्कार है ये प्रोत्साहन के लिए दिया जाता है वन वृक्षारोपण के। वन प्रहरी पुरस्कार अग्निरोधक कार्य करने के लिए दिया जाता है। अमृता देवी बिश्नोई पुरस्कार वन और वन्य जीव संरक्षण के लिए पुरस्कार दिया जाता है। 11 सितंबर को राष्ट्रीय वन शहीद दिवस मनाया जाता है। 11 सितंबर को जो राष्ट्रीय वन शहीद दिवस है
वो मनाया जाता है। चलिए ये हो गया हमारा कंप्लीट। इसके बाद में मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा जो चंदन का जंगल है, मतलब सिर्फ चंदन ही चंदन, तो वो सीहोर इछावर में है। कहाँ है? सीहोर इछावर में है। ठीक है, हो गया कंप्लीट डन। अब चलो हम पहले पढ़ लेते हैं हम राष्ट्रीय उद्यान व वन्यजीव अभयारण्य। उसके बाद हम लोग फॉरेस्ट रिपोर्ट पढ़ेंगे। हो सकेगा अगर ज्यादा लंबा ये वीडियो हुआ तो अगले वीडियो में, नहीं तो हाँ ठीक है, बहुत लंबा वीडियो जाएगा ये, तो इस कारण वो जो फॉरेस्ट रिपोर्ट है वो मैं कल या अगले वाले वीडियो में पढ़ा दूंगी दोनों, क्योंकि मुझे एक साथ पढ़ाना है यार। देखो पुरानी फॉरेस्ट रिपोर्ट से मुझे नहीं लगता कि प्रश्न आएगा, लेकिन फिर भी हम चांस नहीं ले सकते, क्योंकि मध्य प्रदेश जो है, एमपीपीएससी जो है, वो कितनी बार पुरानी वाली से भी पूछ लेता है। और हम देख के आए हैं 2025 में उसने 2021 का मतलब रिपोर्ट पूछी थी मिनरल की, जबकि 2023 की आ चुकी थी। तो इस कारण हम रिस्क नहीं लेंगे, हम लोग दोनों चीजें पढ़ के जाएंगे। मध्य प्रदेश में के राष्ट्रीय उद्यान व वन्यजीव अभयारण्य की अगर हम बात करें तो राष्ट्रीय उद्यानों में मानवीय क्रियाकलाप प्रतिबंधित है। अभयारण्यों में मानवीय क्रियाकलाप की अनुमति होती है, कि भैया आप मानवीय क्रियाकलाप कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पशु चराई पर पूर्णतः प्रतिबंध है, यहाँ पे पूर्णतः प्रतिबंध नहीं होता है। आरक्षित वनों में बनाए जाते हैं ये, और ये संरक्षित वनों में बनाए जाते हैं। अब देखो मैं आरक्षित वन और संरक्षित वन बहुत अच्छे से पढ़ा के आई हूँ, तो मैं यहाँ समय व्यर्थ नहीं करने वाली फिर से आप लोगों को समझाने में। ओवरव्यू देखिए मध्य प्रदेश के राष्ट्रीय उद्यान की, तो वो कैसे याद रखेंगे हम लोग। मध्य प्रदेश के जो राष्ट्रीय उद्यान है, पालपुर कुनो राष्ट्रीय उद्यान तो श्योपुर जिले में है, मतलब हमने शिव को पाला है। ठीक है, शिवपुरी, शिव भगवान और एक माधव मतलब कृष्ण भगवान, दोनों के एक साथ याद रह जाएगा नाम कि भैया जो माधव राष्ट्रीय उद्यान है वो शिवपुरी में है। पन्ना राष्ट्रीय उद्यान पन्ना छतरपुर जिले में है, पन्ना नाम से स्पष्ट हो जाएगा। संजय डिबरी राष्ट्रीय उद्यान, अब देखो जो संजू बाबा है हमारे, संजय दत्त है, वो बहुत सीधे हैं, हम सभी जानते हैं कि वो कितने सीधे हैं। तो संजय डिबरी राष्ट्रीय उद्यान सीधी जिले में है। बांधवगढ़, ऐसा बांधो किसी को कि वो उम्र भर छूटे ही ना, तो उम्र बीत जाए पर वो ऐसा बांधो कि वो छूटे ही ना, तो बांधवगढ़ उमरिया जिले में है। फॉसिल राष्ट्रीय उद्यान डिंडोरी में है। हमको फॉसिल मिल गया, ऐसा डिंडोरा पिटवा दो कि हमको क्या मिल गया, फॉसिल मिल गया। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, कान्हा कृष्ण भगवान का ना माखन देख के मन डोल जाता था, तो मंडला में कान्हा राष्ट्रीय उद्यान है। पेंच है इंदिरा गांधी प्रियदर्शनी राष्ट्रीय उद्यान छिंदवाड़ा में है। सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान की अगर हम बात करें तो नर्मदापुरम या फिर जो होशंगाबाद जिले है वहां पर है। वन विहार राष्ट्रीय उद्यान, ये एकमात्र ऐसा राष्ट्रीय उद्यान है जो शहर के बीचों बीच है, जो कि है भोपाल में। ये याद रखने में आपको थोड़ी दिक्कत आएगी, बाकी 7 पूड़ी नर्मदा जी को भोग लगानी है। क्या करनी है? 7 पूड़ी नर्मदा जी को भोग लगानी है। डायनासोर जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान जो है वो धार जिले में है। तो डायनासोर पे क्या करो, धार चला दो। ठीक है, डायनासोर पे क्या चला दो, धार चला दो। हालांकि वो इतना बड़ा होता था कि हम धार चला नहीं पाते, पर ट्रिक याद करना है हमको। वर्तमान में 11 राष्ट्रीय उद्यान है, इनमें से कुछ एक ऐसा है जो प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल है। तो प्रोजेक्ट टाइगर में कौन कौन से शामिल है वो हम देख लेते हैं। तो कान्हा, किसली, पेंच, बांधवगढ़, पन्ना, सतपुड़ा, संजय डिबरी, वीरांगना, दुर्गावती। वीरांगना दुर्गावती ने क्या करा, कृष्ण भगवान को, एक मिनट रुकना, हाँ, कि वीरांगना जो दुर्गावती है उन्होंने कृष्ण भगवान को बांध दिया पन्ने से। ठीक है, अब कृष्ण भगवान की बहुत भक्त थी और भगवान तो प्रेम के भूखे हैं, तो इन्होंने क्या करा, प्रेम से उनको एक पन्ना लिया और पन्ने से बांध दिया, और कहा कि तू मुझसे पेंच लेगा, तू मुझसे पेंच लेगा, मैंने तुझे सुबह 7 पूड़ी खिलाई थी। ठीक है, मैंने तुझे क्या खिलाई थी, 7 पूड़ी खिलाई थी, और तू मेरे सामने संजय दत्त बन रहा है। ऐसे याद कर लो। वीरांगना दुर्गावती जी ने क्या करा, कृष्ण भगवान को प्रेम से पन्ने से बांध दिया। ठीक है, और वो कहती है तूने मुझसे पेंच लिया, मैंने तुझे सुबह 7 पूड़ी खिलाई थी और तू संजय दत्त बन रहा है मेरे आगे। तो ऐसे याद हो जाएगा कि ये जो चीजें हैं ये प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल है। अन्य बाकी तो हम पढ़ ही चुके हैं। प्रोजेक्ट टाइगर की अगर हम बात करें तो इसकी शुरुआत 1973 में भारत सरकार ने की थी। मध्य प्रदेश में इस कार्यक्रम की शुरुआत 1974 में कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान से हुई। ठीक है, बाघों की सर्वाधिक संख्या होने के कारण हमारे मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट कहा जाता है। वी आर टाइगर स्टेट। ये देखिए हमको चाहिए फुल इज्जत। बाघ रिपोर्ट की अगर हम बात करें तो 2022 की बाघ रिपोर्ट के अनुसार मध्य प्रदेश में बाघों की कुल संख्या 785 है। जो बाघों की कुल संख्या है वो 785 है। बांधवगढ़ में सबसे ज्यादा बाघ है 165, कान्हा किसली में 129, पेंच में 123। ठीक है, कैसे याद करेंगे हम लोग की 785 कुल बाघ है हमारे मध्य प्रदेश में, उसमें सबसे ज्यादा बांधवगढ़ में 165, कान्हा किसली में 129 और पेंच में 123। ठीक है, इसको सिनॉप्सिस में लिख के बार बार पढ़ोगे तो याद हो जाएगा।
अब सबसे इम्पोर्टेंट जो राष्ट्रीय उद्यान है वो है कान्हा राष्ट्रीय उद्यान। तो कान्हा राष्ट्रीय उद्यान मैंने आपको पढ़ा है कि अगर कृष्ण कृष्ण भगवान का जो है मन डोल जाता था सारी चीजों को देखकर। तो मध्य प्रदेश का पहला राष्ट्रीय उद्यान है ये। मध्य प्रदेश का पहला राष्ट्रीय उद्यान है। क्षेत्रफल की दृष्टि से मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। इसका कुल क्षेत्रफल 940 वर्ग किलोमीटर है। इसको 1933 में वन्यजीव अभ्यारण्य, 1955 में राष्ट्रीय उद्यान, 1974 में इस उद्यान को प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल किया गया था। देखो इसकी जो डेट से याद करना बहुत इजी है। 33 में वन्यजीव अभ्यारण्य बनता है, 55 में इसको राष्ट्रीय उद्यान बनाया जाता है। क्योंकि ये पहला प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल होने वाला रहता है तो इसलिए 74 में ही ये प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल हो जाता है। अब कुछ एक नदियाँ होती हैं, मैंने ये शायद आपको पढ़ा भी दिया है ट्रिक से। जब मैंने नदियाँ पढ़ाई थी तब मैंने आपको पढ़ा दिया था कि कौन से राष्ट्रीय उद्यान से कौन सी नदियाँ निकलती हैं। तो बंजर, हालो, सुपर्ण जो नदियाँ हैं वो हमारे कान्हा-किसली राष्ट्रीय उद्यान से निकलती हैं। विश्व बैंक की सहायता से पार्क इंटरप्रिटेशन योजना चल रही है, जिसमें पन्ना, बांधवगढ़, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान के तहत जंगल गलियारा का निर्माण किया जाता है। अब देखो जंगल गलियारा जो अभियान है विश्व बैंक, वर्ल्ड बैंक की सहायता से चल रही है। ये पहली चीज तो ये पहला फैक्ट तो ये हो गया। दूसरा कि आखिर मध्य प्रदेश के कौन-कौन से राष्ट्रीय उद्यान जो है वो जंगल गलियारा में शामिल है। तो कृष्ण भगवान को पन्ने से बांधा, कान्हा को जो पन्ने से बांधा, शुरुआत की ट्रिक से ही हमारा काम हो रहा है। ठीक है। मध्य प्रदेश का पहला राष्ट्रीय उद्यान जहाँ हवाई पट्टी सुविधा है, मतलब यहाँ पे एरोप्लेन उतरने की सुविधा दी गई। ब्रेडरी प्रजाति का बारहसिंगा केवल इसी राष्ट्रीय उद्यान में पाया जाता है। जो बारहसिंगा हमारा हमारा राजकीय पशु है, तो वो सबसे ज्यादा ब्रेडरी प्रजाति का हमारे यहाँ मंडला में ही पाया जाता है, जो कि कान्हा जो है राष्ट्रीय उद्यान जहाँ पर है। भारत का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान जिसने अपना शुभंकर 2017 में जारी किया। ये प्रश्न मध्य प्रदेश एमपीपीएससी में पूछा भी जा चुका है कि भूर सिंह द बारासिंगा जो है रोहन चक्रवर्ती ने डिजाइन किया था। ये शुभंकर जारी करने वाला एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान था। इस राष्ट्रीय उद्यान में भूर सिंह प्ले स्कूल प्रस्तावित है। तेलंगाना की संस्था लेकोनस की 2019 के अनुसार कान्हा किसली के बाघों के शरीर में मेटाबोलाइट्स नामक केमिकल पाया जाता है, जिसके कारण बाघ अत्यधिक तनाव में रहते हैं। ठीक है। तेलंगाना की एक संस्था थी लेकोन्स, उन्होंने क्या करा 2019 में एक रिसर्च करी। उसमें ये पाया कि जो कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान के बाघ हैं उनके शरीर में मेटाबोलाइट्स नामक केमिकल बहुत पाया जाता है, ज्यादा पाया जाता है। तो उस कारण वो जो बाघ हैं वो लोग बहुत ज्यादा तनाव में रहते हैं। अब हमने क्या याद करा था, माधव शिव, मतलब भगवान शिव और माधव। अभी इसको राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा कब दिया गया, 1958 में दिया गया था। अब देखो सारी राष्ट्रीय उद्यान का जो दर्जा है हम याद नहीं कर सकते, तो इसमें आपको क्या करना है, सारे राष्ट्रीय उद्यान का आगे एक बॉक्स दे रखा है, उसको ट्रिक से आपको याद करना है। ठीक है, ये काम आपका है, आप याद करेंगे ट्रिक से, क्योंकि एक्सप्लिसिटली हमारे इसमें राष्ट्रीय उद्यान ये चीजें नहीं दे रखी है, लेकिन फिर भी यहाँ से प्रश्न पूछा जा सकता है, पूरी संभावना है, क्योंकि उन्होंने वनों से रिलेटेड सारी चीजें दे रखी है। और वन जो हमारे ये वाइल्ड लाइफ है ये वन के अंतर्गत ही आते हैं। NH 46 राजमार्ग पर स्थित है। ठीक है, जो माधव राष्ट्रीय उद्यान है जो शिवपुरी है 19 NH नेशनल हाईवे 46 राजमार्ग पर स्थित है। यहाँ सागर, जादव सागर, माधव सागर झील स्थित है। यहाँ साक्य सागर, जादव सागर, माधव सागर झील हम पढ़ के आए हैं, तीनों झीलें ये शिवपुरी जिले में है। यहाँ पहाड़ की चोटी पर भव्य जॉर्ज केसल भवन स्थित है। जॉर्ज केसल भवन का निर्माण जॉर्ज पंचम और मेरी के स्वागत के लिए किया गया था। 1911 में किया गया, इसलिए लेकिन किसी कारणवश उनका आगमन नहीं हुआ। अब क्या होता है, जो महादजी सिंधिया है, महादजी सिंधिया ने क्या करा, जॉर्ज केसल भवन का निर्माण कराया जब जॉर्ज पंचम और मेरी आने वाले थे 1911 में। राष्ट्रीय उद्यान मनिहार नदी प्रवाहित होती है और सर्वाधिक तेंदुआ यहीं पाया जाता है। सर्वाधिक तेंदुआ कहाँ पाया जाता है, माधव राष्ट्रीय उद्यान में। मतलब माधव जो है वो तेंदुए जितना तेज है, माधव जो है वो तेंदुए जितना तेज है। ठीक है, कंप्लीट हो गई चीजें। ओके, तो मैंने आपको ये जो मनिहार नदी है ये सारी चीजें ट्रिक से नदियों वाले पोर्शन में करवा दी थी, इसलिए इसकी ट्रिक फिर से नहीं बता रही हूँ। मनिहार यानी माधव। बांधवगढ़ की अगर हम बात करें, उम्र बीत जाएगी बांधोगे तो इस राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना 1968 में की गई और 1993 में प्रोजेक्ट टाइगर में इसको सम्मिलित किया गया। इस राष्ट्रीय उद्यान की ऐतिहासिकता शिव पुराण में वर्णित है। ठीक है, शिव पुराण में कौन से ऐसा राष्ट्रीय उद्यान है जिसको शिव पुराण में वर्णन किया गया है, तो वो बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान है। यह 32 पहाड़ियों से घिरा हुआ है। बांधवगढ़ जो है 32 पहाड़ियों से घिरा हुआ है। बघेल राजाओं की शिकार स्थली ये रहा है।
सर्वाधिक बाघ इसी राष्ट्रीय उद्यान में पाए जाते हैं। ये देखो, तेंदुआ जो है, माधव तेंदुए जितना तेज है, लेकिन बाघों को बांध दो, जो बाघ है उनको बांध दो, क्योंकि सबसे ज्यादा हमारे पास ही है। हम पढ़ के आए हैं ऊपर, हमने इसकी जो है संख्या भी पढ़ी थी। जो संख्या है वो 165 है। ठीक है, इसका 165 भी आपको याद रखना है। बाघों का अधिक घनत्व होने के कारण इसकी तुलना रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान से की जाती है। इस राष्ट्रीय उद्यान से चरण गंगा नदी प्रभावित होती है। चरण से गंगा क्यों निकल रही है? क्योंकि हमने कृष्ण भगवान को बांधा हुआ है और गंगा जो है चरणों से निकल रही है, इस कारण। यहाँ जंगली भैंसों का संरक्षण भी होता है। इस राष्ट्रीय उद्यान में संस्कृत अभिलेख स्थित है। ये जरूरी है थोड़ी चीजें, क्योंकि संस्कृत अभिलेख जो है इस राष्ट्रीय उद्यान में स्थित है। इस राष्ट्रीय उद्यान में बांस की सर्वाधिक प्रजातियां पाई जाती हैं। ठीक है, बांस की सर्वाधिक प्रजातियां कहाँ पाई जाती है? बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान। अब देखो, बांस का उपयोग भी तो बांधने में किया जाता है ना, इससे भी तो याद कर सकते हैं भैया। बांस का जो यूज है वो बांधने में भी तो किया जाता है ना, चीजों को एक दूसरे से बांध सकते हैं बांस की सहायता से। ठीक है, अब आप आ जाता है पेंच राष्ट्रीय उद्यान, जो कि सिवनी, छिंदवाड़ा और नागपुर में स्थित है। 1975 में राष्ट्रीय उद्यान और 1992 में प्रोजेक्ट टाइगर में इसे शामिल किया गया। इसका अन्य नाम इंदिरा प्रियदर्शनी है। रुडयार्ड किपलिंग की पुस्तक जंगल बुक की परिकल्पना यहीं की गई थी, इसलिए पेंच राष्ट्रीय उद्यान को मोगली लैंड भी कहा जाता है। जो पेंच राष्ट्रीय उद्यान है उसको मोगली लैंड भी कहा जाता है। रुडयार्ड किपलिंग ने किताब लिखी, उसमें एक कैरेक्टर दिया मोगली का। उसमें ये था कि जो मोगली है ये इंसानों का बच्चा होता है, लेकिन गलती से जानवरों के बीच छूट जाता है। फिर जानवर उसका पालन पोषण करते हैं और वो जानवरों की ही तरह मतलब बिहेव करता है, जानवरों से दोस्ती कर लेता है और बहुत अच्छे से रहता है। तो इस कारण जो ये सब माना जाता है कि ये सब चीजें रियल में हुई है और ये पेंच राष्ट्रीय उद्यान में हुई है। इसके बीचों बीच पेंच और हिररी नदी प्रभावित होती है। इसका वर्णन अकबरनामा में मिलता है। कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है जिसका वर्णन अकबरनामा में मिलता है? तो कोई में हिम्मत थी कि वो अकबर से पेंच ले सकता था? हाँ थी वैसे तो, क्योंकि जो हमारे महाराणा प्रताप थे, उन्होंने अकबर को लास्ट ब्रेथ तक मतलब टक्कर दी थी। अकबर से एक व्यक्ति जो नहीं हारा वो महाराणा प्रताप थे। पूरा भारत ने सिर झुका लिया था मतलब अकबर के आगे, लेकिन महाराणा प्रताप केवल एक थे। मेवाड़ राज्य केवल एक ऐसा राज्य था जो अकबर के आगे नहीं झुका। तो अकबरनामा में वर्णन है पेंच राष्ट्रीय उद्यान का। वन विहार राष्ट्रीय उद्यान भोपाल में है। 1979 में राष्ट्रीय उद्यान बनाया गया। नगरीय क्षेत्र के बीचों बीच एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान ये है। प्रथम सर्प उद्यान यहीं स्थापित किया गया है। पहला अगर सांप उद्यान की बात में करूँ, पहला सर्प उद्यान की अगर मैं बात करूँ, तो वो हमारे भोपाल के राष्ट्रीय उद्यान में ही बनाया गया है। इसको आधुनिक चिड़ियाघर भी कहा जाता है, मतलब जू की संज्ञा भी दी जाती है इसको कि ये जू है एक तरीके से। ISO 9001 2008 अवार्ड प्राप्त करने वाला पहला राष्ट्रीय उद्यान है। तो ये वाला जो चीज है, ये वाला फैक्ट अपने सिनॉप्सिस में लिख लेना कि पहला जो ये अवार्ड है किस राष्ट्रीय उद्यान को मिला है, तो वो हमारे वन विहार भोपाल को मिला है। यह बर्ड इंटरप्रिटेशन पार्क स्थित है, जिसे पक्षियों को गोद लेने की योजना प्रारंभ है। मतलब आप यहाँ जाकर पक्षियों को गोद भी ले सकते हैं। ठीक है, अब ये वाला इसका बोल रही थी मैं कि आपको अपने अनुसार इसको ट्रिक बना के याद करना है, इस पूरे बॉक्स को। नहीं नहीं, ये नहीं, ये वाला बॉक्स नहीं, ये वाला बॉक्स, कि भैया कौन सा जो राष्ट्रीय उद्यान है वो किस वर्ष मतलब हमारे प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल है। क्योंकि एक प्रश्न बन सकता है कि इधर राष्ट्रीय उद्यान दे दिया जाए और इधर उसके सन दे दिया जाए, तो आपको मैच करने के लिए दिया जा सकता है। तो इस कारण आपको क्या करना है, इसको एक ट्रिक बना के याद करना है। पन्ना राष्ट्रीय उद्यान पन्ना और छतरपुर में है। 1981 में इसे राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दिया गया। 1994 में इसे प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल किया गया। इसे भारत के राष्ट्रीय उद्यानों का रत्न कहा जाता है। देखो पन्ना क्या है, एक रत्न है। ठीक है, पन्ना क्या है, एक रत्न है, तो इसलिए भारत के राष्ट्रीय उद्यानों का रत्न पन्ना को कहा जाता है। मतलब इस ये कारण ये नहीं है वास्तविक, लेकिन याद करने के लिए ट्रिक है कि भैया पन्ना एक रत्न होता है और इस कारण जो है पन्ना राष्ट्रीय उद्यान राष्ट्रीय उद्यानों का रत्न है। ठीक है, चिंकारा की अधिकता के कारण इसकी तुलना सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान से की जाती है। इसको भारत सरकार के पर्यटन मंत्रालय से 2017 में सर्वश्रेष्ठ राष्ट्रीय उद्यान का पुरस्कार मिला। भारत सरकार के पर्यटन मंत्रालय से 2017 में सर्वश्रेष्ठ राष्ट्रीय उद्यान का पुरस्कार जो है हमारे पन्ना राष्ट्रीय उद्यान को मिला। हालांकि ये हमारे एग्जाम में नहीं आने वाला है, क्योंकि ये बहुत पुरानी बात हो चुकी है। अब करंट चीजें पूछेगा वो। यहाँ पांडव जलप्रपात स्थित है, इसके बीचों बीच केन नदी प्रभावित होती है। रेप्टाइल्स पार्क यहीं स्थित है। देखो केन पन्ना, केन पन्ना, ठीक है। रेप्टाइल पार्क
यही स्थित है, तो रेप्टाइल पार्क जरूरी है। ठीक है, जंगली भैंसे सर्वाधिक पाए जाते हैं, तो ये फैक्ट भी जरूरी है। ठीक है, जंगली भैंसे सर्वाधिक कहाँ पाए जाते हैं? पन्ना राष्ट्रीय उद्यान में पाए जाते हैं। यहाँ पर गिद्ध पुनर्वास केंद्र भी स्थित है। ठीक है, पन्ना राष्ट्रीय सॉरी सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान पंचमढ़ी होशंगाबाद में, नर्मदापुरम जिसका नाम हो चुका है अब। तो नर्मदा जी के लिए हमने सातपुड़ी रखी थी, क्या उनको भोग लगाएंगे इसलिए। इसकी स्थापना 1981 में की गई, 1999 में इसको प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल किया गया। इसके बीचों बीच देनवा नदी प्रभावित होती है। देनवा नदी किस राष्ट्रीय उद्यान के बीच में प्रभावित हो रही है? तो देना किसको है? सातपुड़ी नर्मदा जी को देना है। इसमें सर्वाधिक कृष्णमृग और गौर पशु पाया जाता है। यह पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व में शामिल है। हाल ही में महुआ का वृक्ष चर्चा में रहा, वो जो इसी राष्ट्रीय उद्यान का भाग है। ये हाल ही की बात नहीं है, बहुत पुरानी बात हो चुकी है, तो अभी हमसे नहीं पूछेगा। संजय कैसे थे? सीधी थे, तो सीधी छत्तीसगढ़ और सरगुजा। इसे 1983 में राष्ट्रीय उद्यान और 2008 में प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल किया गया। छत्तीसगढ़ में इसका नाम गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान है। प्रमुख पर्यटनीय स्थल कन्हैया दाह जलप्रपात, रामदाह कुंड है। इस राष्ट्रीय उद्यान से बनास नदी मतलब प्रभावित होती है। ठीक है, बनास नदी जो है प्रभावित होती है। अब ये थोड़ी सी फैक्ट जरूरी हो सकता है इसमें कि गुरु घासीदास किसका पार्ट है? तो संजय डोबरी का पार्ट है। ठीक है, 20 सितंबर 2023 को वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व की कोर एरिया अधिसूचना जारी की गई। यह मध्य प्रदेश का 7वां टाइगर रिजर्व है। ये जरूरी फैक्ट है कि जो 7वां मतलब जो मध्य प्रदेश में अब कितने टाइगर रिजर्व है? तो 7 है। ठीक है, नोरादेवी राष्ट्रीय दुर्गावती अभ्यारण्य को मिलाकर बना ये टाइगर रिजर्व है। ये हम मध्य प्रदेश का सर्वाधिक बृहद कोर क्षेत्र वाला टाइगर रिजर्व है। ठीक है, ये क्या है? सर्वाधिक बृहद कोर क्षेत्र, मतलब जो देखो 3 भाग होते हैं, हम आगे चल के पढ़ने भी वाले हैं। जो कोर क्षेत्र होता है तो वो सबसे ज्यादा जो है हमारे ये हमारी वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व का है। सागर दमोह नरसिंहपुर में ये फैला हुआ है। सागर दमोह और नरसिंहपुर में ये फैला हुआ है। 1,40,000 से अधिक हेक्टेयर क्षेत्र में फैला है। 20 सितंबर 2023, याद रखना 2023 20 सितंबर। ओके, सिनॉप्सिस में लिखते चलिएगा भैया जो भी आपको याद ना रहे। जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान डिंडोरी में है। वर्ष 1983 में डिंडोरी के घुघुवा नामक गांव में मध्य प्रदेश के पहले जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना की गई। यह मध्य प्रदेश का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है। देखो ये वाली चीज फैक्ट जरूरी है। सबसे बड़ा हमारा जो है कान्हा था, लेकिन सबसे छोटा जो है वो हमारा जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान डिंडोरी वाला है, जो कि सिर्फ 0.27 वर्ग किलोमीटर है। यह भारत का दूसरा सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है। भारत में जीवाश्म अध्ययन के पिता अशोक साहनी को कहा जाता है। ये जरूरी है कि भारत में जो जीवाश्म अध्ययन है, फॉसिल स्टडी है, उसके पिता किसको कहा जाता है? अशोक साहनी को कहा जाता है। खंडवा में पोस्टेड चर्चित विद्यार्थी प्रशांत गुप्ता का कहना है कि वास्तव में ओमकारेश्वर नामक कोई नेशनल पार्क नहीं है, केवल वन विभाग के आंकड़ों में भी उपलब्ध नहीं है। ये केवल पुस्तकों और इंटरनेट पर वर्णित है। देखो पहले क्या करते थे, 12 बताया जाता कि 12 राष्ट्रीय उद्यान हमारे मध्य प्रदेश में, जिसमें ओमकारेश्वर भी शामिल कर लिया जाता था। तो होता इसमें क्या होता है कि भाई सिर्फ किताबों में दे रखा था, वास्तविकता में ओमकारेश्वर नाम का ऐसा कोई भी राष्ट्रीय उद्यान नहीं था। डायनासोर जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान धार में है। 2011 में नया बनाया गया था ये। यहाँ पर डायनासोर के अंडे के जीवाश्म रखे गए हैं, आप जाके देख भी सकते हैं। यहाँ पर जोबट नदी प्रभावित होती है। बट डायनासोर तो खत्म हो गए हैं, ऐसे याद कर लो इसको कि बट डायनासोर तो खत्म हो चुके हैं, इसलिए जोबट नदी यहाँ से बहती है। अब अगला अगर हम बात करें, पालपुर कूनो राष्ट्रीय उद्यान श्योपुर में 2018 में इसको बनाया गया। यह राष्ट्रीय उद्यान श्योपुर जिले में कूनो नदी के किनारे स्थित है। जो राष्ट्रीय उद्यान श्योपुर जिले में कूनो नदी के किनारे स्थित है। 17 सितंबर 2022 को क्या होता है, अफ्रीका महाद्वीप के नामीबिया देश से 8 चीते लाकर यहाँ बसाए गए हैं। अफ्रीका जो महाद्वीप है उसमें क्या होता है, नामीबिया करके एक जगह है, वहां से 8 चीते लाए जाते हैं। हालांकि उसके बाद भी साउथ अफ्रीका से लाए गए, लेकिन अभी बहुत कम बचे हैं क्योंकि कई लोग सरवाइव नहीं कर पाए यहाँ पर। 17 सितंबर 2022 को देश की पहली चीता सफारी श्योपुर के सेसईपुरा में प्रारंभ होगी। पहली चीता सफारी कहाँ प्रारंभ होगी? सेसईपुरा में प्रारंभ होगी। मध्य प्रदेश वन्य जीव अभ्यारण्य की अगर हम बात करें तो मध्य प्रदेश के अभ्यारण्य ये रहे। अब मैं इसको यहीं से याद कराऊंगी आपको, जो अगला पेज है वहीं पे। विशेष जंतुओं के संरक्षण के लिए अभ्यारण्य देखें तो खरमोर पक्षी जो है हमारा, खरमोर पक्षी जो हमारा राजकीय पक्षी भी है। तो सेलाना, रतलाम, सरदारपुर धार, सेलाना, रतलाम और सरदारपुर धार। ठीक है,
क्या लाना? रात में दही मत लाना, ऐसे कर लो, रात में दही मत लाना, और सरदार जी धार लेके चलते हैं साथ में, ठीक है। घाटी गांव ग्वालियर, सोन चिड़िया जो है, सोन चिड़ैया जो है हमारी, एक अभयारण्य में इसका संरक्षण किया जा रहा है, जो कि घाटी गांव ग्वालियर है, घाटी गांव ग्वालियर है, ठीक है। इसके बाद में 3 घड़ियाल केंद्र है हमारे मध्य प्रदेश में, चंबल मुरैना में, केन छतरपुर पन्ना में, सोन सीधी और शहडोल में। जब नदियाँ पढ़ाई थी बहुत अच्छे से याद भी करवाया था और बहुत अच्छे से पढ़ाया भी था। सिंघोरी अभ्यारण्य की अगर हम बात करें तो ये रायसेन में है। सिंघोरी जो मतलब मतलब सिंघोरी जो अभ्यारण्य है वो रायसेन में है। पंचमढ़ी होशंगाबाद में सबको पता है। बोरी राष्ट्रीय उद्यान होशंगाबाद में सबको पता है। नरसिंहगढ़ अब देखो इसमें क्या करना है, जो चीज याद है ना उसको उस पे ट्रिक मत लगाना, और जो चीज याद नहीं है उसको सिनॉप्सिस में लिखकर बार बार पढ़ लेना, या फिर कोई सी भी ट्रिक से याद कर लेना। नरसिंहगढ़ रॉक अभ्यारण्य राजगढ़ में है। अभी नरसिंहगढ़ देख के व्यक्ति क्या करता है, नरसिंहपुर लगा देता है, लेकिन नरसिंहगढ़ वाली जो जगह है ना वो है ही राजगढ़ में। रातापानी रायसेन, ये पहला अभ्यारण्य टाइगर प्रोजेक्ट प्रस्तावित 2018-19 में था। चंबल घड़ियाल अभ्यारण्य मुरैना पढ़ के आए हैं। बगदरा अभ्यारण्य सीधी, बगदरा सीधी में देखो अब कौन कौन सी चीज नहीं मिली, तो सिंगोरी रायसेन में मिला है हमको नया। दूसरा हमको क्या मिला है, बाकी तो चीजें हमने पढ़ी थी, ठीक है। बगदरा सीधी में है। गंगेय हम पढ़ के आए हैं पन्ना में, चीजें तो हमको याद है ये। सोन घड़ियाल केन सीधी शहडोल में है। केन घड़ियाल केन छतरपुर पन्ना में है। गांधी सागर अभ्यारण्य मंदसौर में, हम कर सकते हैं ये क्योंकि गांधी सागर परियोजना भी मंदसौर में है, इसलिए इसको इससे याद हो रह सकता है। खेवनी अभ्यारण्य देवास और ये आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकती है याद करने में। फेन, देखो जो फैन होता है ना उसको अपने स्टार को देख के मन डोल जाता है, ठीक है। फैन मंडला। पनपटा उमरिया, पनपटा उमरिया ये भी नई चीज है, इसको भी लिखना सिनॉप्सिस में याद करना। सेलाना रतलाम पढ़ के आए हम लोग, सरदारपुर धार में, नोरादही धार सॉरी नोरादही अभ्यारण्य सागर में है। ये थोड़ी नई चीज है, ये पढ़ने। सबसे बड़ा राष्ट्रीय जो अभ्यारण्य है हमारा वो कौन सा है, नोरादेही, मतलब नोरा जो है, नोरा फतेही सागर में नहाती है, याद कर लो भाई अच्छे से याद हो जाएगा कि नोरा फतेही जो है वो सागर में नहाती है और सबसे बड़ी स्टार है, ठीक है। राला मंडल इंदौर में है। राला मंडल व्यक्ति घूमा भी होगा जो मध्य प्रदेश में रहा होगा, वो राला मंडल बहुत गया होगा, ये सबसे छोटा अभ्यारण्य है। ओरछा अभ्यारण्य जो है निवाड़ी में है। ओरछा अभ्यारण्य कहाँ है, निवाड़ी में है। वीरांगना दुर्गावती अभ्यारण्य जो है दमोह में है। कामधेनु को अभ्यारण्य अगर मालवा में, ये नई चीज आई है। कट्ठीवाड़ा अलीराजपुर पढ़ ही लिया था हमने, कट्ठीवाड़ा तो अलीराजपुर में है, पर फिर भी इसको लिख लेना अगर जिसको याद ना रहे। कर्माझीरी शिवनी में है। कर्माझीरी कहाँ पर है, शिवनी में। इसके अलावा मैंने जो टिक लगाया, इसके अलावा भी किसी को कुछ याद ना रहे तो वो भी वहां से लिख सकता है। वन्य जीव अभ्यारण्य की स्थापना, वर्ष और क्षेत्रफल की जानकारी यहाँ से ली गई है, देख लेना। 11 नए, ये जरूरी नहीं है हमारे लिए, मत पढ़िए, समय व्यर्थन मत करिए, ये जरूरी है। जैव मंडल आरक्षित जो क्षेत्र है, जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र पंचमढ़ी अमरकंटक पन्ना है। और खुशी की बात ये है कि यूनेस्को की जो मैप वाली लिस्ट है उसमें हमारे तीनों जैव मंडल शामिल है, ठीक है। पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व की अगर बात करूं मैं तो 1999 में ये बनता है। सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान और बोरी घाटी अभ्यारण्य इसमें शामिल है, और इसको 2009 में ही 10 साल बाद यूनेस्को की मैप सूची में शामिल कर लिया जाता है। बड़ी गिलहरी और उड़ने वाली गिलहरी यहाँ पर पाई जाती है। अमरकंटक अचानक मार 2005 मध्य प्रदेश एवं छत्तीसगढ़, यहाँ पर सारस क्रेन पाए जाते हैं। इसे 2012 में यूनेस्को की सूची में शामिल किया गया। देखो अमरकंटक जो अचानक मार है 2005 में बनता है, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ वाले एरिया में ये है। सारस क्रेन यहाँ पे पाए जाते हैं और 2012 में इसको शामिल कर लिया जाता है, ठीक है। 7 साल बाद यूनेस्को की मैप लिस्ट में इसको शामिल कर लिया जाता है, मैप लिस्ट में। पन्ना जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र 2011 में बनता है ये। केन नदी बीचों बीच से गुजरती है। अंतर्गत गंगेय अभ्यारण्य, केन अभ्यारण्य, पन्ना राष्ट्रीय उद्यान आता है 2020 में। 9 वर्ष के बाद इसको यूनेस्को की मैप लिस्ट में शामिल कर लिया जाता है। चलिए अब कुछ एग्जाम प्रीमियर ले या फिर जो फैक्ट है वो पढ़ लेते हैं। सबसे बड़ा अभियान हम पढ़ के आए नोरादेही है। सबसे छोटा राला मंडल इंदौर में है। पहला वन्य जीव जागरूकता केंद्र राला मंडल इंदौर में स्थापित किया जा रहा है, ठीक है। जो पहला वन्य जीव जागरूकता केंद्र राला मंडल इंदौर में स्थापित किया जा रहा है। भारत का सबसे बड़ा घड़ियाल केंद्र मुरैना में है। जो मुरैना वाला घड़ियाल केंद्र है वो सबसे बड़ा है, ठीक है। यहाँ पे डॉल्फिनों का संरक्षण हो रहा है, हम पढ़ के आए थे पीछे। व्हाइट टाइगर जो सफारी है, जब हमने नदियां पढ़ा था ना तब हम ये चीज पढ़ के आए हैं अच्छे से। व्हाइट टाइगर सफारी मुकुंदपुर सतना में होती है, ठीक है। ये
इसको लिख लेना। राष्ट्रीय उद्यान में सर्वाधिक संख्या में पाए जाने वाला पशु चीता है। मतलब सारे राष्ट्रीय उद्यानों को अगर मिलाया जाए और देखा जाए कि कौन सा पशु सबसे ज्यादा पाया जा रहा है तो वो चीतल है। विश्व में प्रोजेक्ट टाइगर के जन्मदाता जो है गेनी मैनफोल्ड है और भारत में कैलाश सांकलिया है। ठीक है। जंगल गलियारा योजना के तहत कान्हा पन्ना बांधव को जोड़ने का प्रस्ताव है। सिद्ध गिद्ध जनगणना 2021 के अनुसार मध्य प्रदेश में 9408 जो है गिद्ध पाए जाते हैं। ठीक है। मध्य प्रदेश के पन्ना जिले में सर्वाधिक गिद्ध पाए जाते हैं। दोनों फैक्ट जरूरी लिख लो सिनॉप्सिस में। 9408 कुल गिद्ध है हमारे मध्य प्रदेश में। पन्ना जिले में सबसे ज्यादा गिद्ध पाए जाते हैं 981। मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा जो है कैक्टस गार्डन सैलाना में है। कैक्टस देखा है आपने, इतने बड़े बड़े पत्ते होते हैं, उसमें कांटे कांटे लगे होते हैं, देखना भी, गूगल करके देखना इसको। मध्य प्रदेश का पहला क्रोकोडाइल रिसर्च सेंटर भोपाल के भदभदा में स्थापित किया जाता है। क्रोकोडाइल पर रिसर्च करने के लिए भोपाल के भदभदा में एक रिसर्च सेंटर स्थापित किया गया है। ये सारी नदियां एक साथ भी दे रखी है, इसको भी आप पढ़ सकते हो। मैंने जब पीछे पढ़ाया था आपको नदियां, उस समय याद कराया था, एक बार फिर से बता देती हूँ। पन्ना, केन, कान्हा, बंजर, हालून, बांधवगढ़ मतलब चरण गंगा, मनिहार, सतपुड़ा, देनवा, पेंच राष्ट्रीय उद्यान पेंच और कान्हा नदी, डायनासोर, जोबट नदी। ठीक है। अब ये वाले फैक्ट भी जरूरी है क्योंकि पिछली बार यहाँ से एक प्रश्न भी बना था। भारतीय वन अधिनियम 1927 में आया। वन्य अब इसमें करना क्या है मैडम, बहुत फैक्ट हो गए। करना कुछ नहीं है, आपको सिनॉप्सिस में लिखना है, बार बार पढ़ना है और बार बार जब पढ़ोगे तो अपने आप चीजें याद हो जाती हैं। वन्य जीव अधिनियम 1972 में आया। वन संरक्षण अधिनियम, देखो वन अधिनियम अलग है, ठीक है, वन्य जीव अधिनियम अलग है। वन संरक्षण अधिनियम अलग है जो कि 1980 में आया। भारतीय पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में आया। भारतीय जैव विविधता अधिनियम 2002 में आया। भारतीय वन संरक्षण 1980 का नाम बदलकर 2023 में वन संरक्षण एवं संवर्धन अधिनियम 1980 कर दिया गया है। चलिए अब कुछ एक फैक्ट है, इसके बाद फिर हमारा ये वाला लेसन कंप्लीट होता है। अब बात रही वन रिपोर्ट की, क्योंकि ये वीडियो बहुत ज्यादा बड़ा हो गया है तो वन रिपोर्ट हम लोग कल करेंगे। और इस बुक में नहीं दे रखा है, करंट वाली बुक से मैं फोटो क्लिक करके उसका वीडियो बनाऊंगी। ठीक है। चलिए अब हम आ जाते हैं कुछ एक चीजों पे जो नई चीजें हैं। चिंटू चीता, अफ्रीकन चीता के लिए श्योपुर जिले में स्थित कूनू पालपुर राष्ट्रीय उद्यान में जुलाई 2021 में चिंटू नामक शुभंकर जारी किया गया था। देखो 2021 में क्या होता है, अफ्रीकन चीतों के लिए जो है श्योपुर जिले में एक शुभंकर जारी किया था। हम पहले पढ़ के आए 2017 में जो कान्हा राष्ट्रीय उद्यान है उसमें सबसे पहले शुभंकर जारी किया गया। तो शुभंकर एक कह सकते हैं लोगो टाइप में। चिंटू चीता, मैं तेज दौड़कर आऊंगा, कूनू में बच जाऊंगा। मोगली उत्सव कहाँ मनाया जाएगा, सबको पता है। ठीक है। स्थानीय लोगों के अनुसार मोगली शिवनी जिले में के अमोदागढ़ में पाया गया था, इसलिए मोगली उत्सव जो है पेंच राष्ट्रीय उद्यान शिवनी में मनाया जाता है। ठीक है, क्योंकि जहां पर पेंच राष्ट्रीय उद्यान होगा वहीं मनाया जाएगा मोगली उत्सव। ठीक है। मुकुंदपुर व्हाइट टाइगर सफारी, मध्य प्रदेश में सतना जिले के मुकुंदपुर में भारत की पहली व्हाइट टाइगर सफारी स्थित है। हम पढ़ के आए हैं, 3 अप्रैल 2016 से इसकी शुरुआत की गई है। महाराजा मार्तंड सिंह व्हाइट टाइगर सफारी रखा है, इसका नाम जो है महाराजा मार्तंड सिंह व्हाइट टाइगर सफारी, क्योंकि मार्तंड सिंह को पहला व्हाइट टाइगर मिला था जिसका नाम मोहन था। मध्य प्रदेश में पर्यावरण से संबंधित प्रथम की बात करें तो पहला बायोस्फीयर रिजर्व पंचमढ़ी, पहला जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान डिंडोरी, पहला प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल कान्हा किसली, पहला राष्ट्रीय उद्यान कान्हा किसली, आर्द्र भूमि या फिर जो रामसर क्षेत्र है भोजताल है। रोहन चक्रवर्ती एक प्रसिद्ध पर्यावरण कार्टूनिस्ट है। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान का शुभंकर भूर सिंह द बारासिंगा है जिसके डिजाइनर रोहन चक्रवर्ती है। 2017 में इसको लॉन्च किया गया था। WWF इंटरनेशनल प्रेसिडेंट अवार्ड 2017 में इसको प्राप्त हुआ था। रोहन चक्रवर्ती ग्रीन ह्यूमर नामक पत्रिका में कार्टूनिस्ट के रूप में कार्यरत है। जरूरी नहीं है इतना कुछ भी याद करना हमारे लिए। देवरी इको घड़ियाल केंद्र, ये मुरैना जिले में चंबल नदी पर स्थित है। जो देवरी घड़ियाल केंद्र है ये इसको थोड़ा सा लिख लेना। यहाँ घड़ियाल के साथ साथ बटागुर कछुओं का संरक्षण प्राकृतिक रूप से किया जा रहा है। इंदौर रीजनल पार्क मध्य प्रदेश का अटल बिहारी वाजपेयी पार्क इंदौर में स्थित है। यह इंदौर रीजनल पार्क और पिपलिया प्लान पार्क के नाम से अधिक जाना जाता है। 2003 में इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है। चौसिंगा की बात करें, फोर हॉर्न एंटेलोप की, मध्य प्रदेश में चौसिंगा
कान्हा और पेंच राष्ट्रीय उद्यान में पाया जाता है। चौसिंगा एक एनिमल है, वो कान्हा और पेंच राष्ट्रीय उद्यान में पाया जाता है। यह मृगों की टेट्रा सरस दुर्लभ प्रजाति है। टेट्रा सरस दुर्लभ प्रजाति, मृग मतलब समझते हो, हिरन की तरह एक दिखने वाला, लेकिन जो हिरन होते हैं वो थोड़े डिफरेंस होते हैं मृग से, और मैंने आपको इसका डिफरेंस भी पहले बता चुकी हूँ कि कौन सिंग गिराता है कौन सिंग नहीं गिराता है, बताना मुझे। भारत में यह भारत नेपाल सीमा पर देखने को मिलती है। ठीक है, कान्हा और पेंच। पहली बार मध्य प्रदेश में हुई पेंगोलिन की रेडियो टैगिंग। जो पेंगोलिन है उसकी रेडियो टैगिंग हमारे मध्य प्रदेश में की गई। मध्य प्रदेश में अति लुप्तप्राय प्रजाति में शामिल भारतीय पेंगोलिन के संरक्षण के लिए विशेष पहल की है। वन विभाग और वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन ट्रस्ट ने भारतीय पेंगोलिन की पारिस्थितिकी को समझने और उसके प्रभावी संरक्षण के लिए संयुक्त परियोजना शुरू की है। बारह बारहसिंगा की अगर हम बात करें, मध्य प्रदेश का राज्य प्राणी है ये, राज्य पशु। ठीक है, रूसेरवश डुआसेली बाघ 785 इसकी संख्या है। तेंदुआ, मध्य प्रदेश बाघ राज्य के साथ तेंदुआ राज्य भी कहलाता है, सबसे ज्यादा तेंदुआ भी हमारे यहाँ ही है। कान्हा और पेंच में चौसिंगा पाया जाता है, हम पढ़ के आए। काकड़, इसे रिब फेस्ड डियर भी कहा जाता है। ये जो काकड़ है इसे रिब फेस्ड डियर भी कहा जाता है। गोर, इंडियन बाइसन भी इसको कहा जाता है, गोर पक्षी को। दूधराज मध्य प्रदेश का राज्य पक्षी शाह बुलबुल, मेहरोनी हुसैनी बुलबुल के नाम से भी इसको जाना, देखो शाह बुलबुल तो सबको याद है, मेहरोनी और हुसैनी बुलबुल इसको कहा जाता है। संभवतः यह विश्व का एकमात्र पक्षी है जो रंग बदलता है। ऐसा कोई सा पक्षी नहीं देखा होगा आपने जो रंग बदलता है। दूधराज रंग बदलता है। हीरामन तोता, हरे रंग और लाल चोंच वाला, मानवीय उच्चारण के कारण इसे घरों में पाला जाता है, हीरामन तोते को। महोखा, कोए की तरह दिखने वाला लाल पंख वाला पक्षी है ये। लोहारगंज, लगभग 4 फीट ऊंचा सफेद रंग का तालाबों में रहने वाला आकर्षक पक्षी लोहारगंज है। नीलकंठ की बात करें तो ये सुंदर पक्षी जिसे दशहरे के अवसर पर देखना शुभ माना जाता है। हम लोग इसकी फोटो देखते हैं दशहरे पर, और कहीं दिख जाए तो बिल्कुल बहुत शुभ माना जाता है इसको। खरमोर पक्षी, इसे भट्ट कोकना और भट्ट तीतर भी कहा जाता है। जो खरमोर पक्षी है ना, इसको भट्ट कोकना और भट्ट तीतर भी कहा जाता है। यह फ्लोटिकन परिवार का पक्षी है। मंदसौर, रतलाम और धार जिलों में पाया जाता है। सुलेमानी मुर्गी, इसे धनेश के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, चित्रों का फाख्ता, चित्रों का फाख्ता हल्के गुलाबी भूरे रंग का पक्षी जिसे पड़की के नाम से भी जाना जाता है। सोन चिड़िया, ग्वालियर की घाटी का अभ्यारण्य में इसका संरक्षण किया जा रहा है। सियार, इसे लड़ैया मूर्खाखोर वन्य पशु भी कहा जाता है। लड़ैया मुर्दाखोर पशु, वन्य पशु किसको कहा जाता है, सियार को। ठीक है, लोमड़ी, स्वान कुल का सबसे छोटी प्राणी। कृष्ण मृग, इसे काला हिरन या ब्लैक बक भी कहा जाता है, जिसके केस में जो है सलमान खान अभी तक भी जेल के चक्कर काट रहे हैं। तो कृष्ण मृग या फिर काला हिरन या ब्लैक बक को उन्होंने मारा था। यही वो मतलब हिरन है जिसके खून से पुतिन नहाते हैं, ऐसा कहा जाता है। नर कृष्णमृग की ऊपरी हिस्सा काला होता है, जबकि मादा कृष्णमृग का ऊपरी हिस्सा भूरा होता है। से ही एक शाकाहारी अद्भुत वन्य प्राणी है, और यह हमला या खड़ते की आशंका होने पर शरीर पर उसे कांटे नुमा आकृति को एकदम खड़ा कर देता है। भेड़की, ये एक छोटा हिरन की प्रजाति है। चिंटू पक्षी, इसे स्मॉल ब्लू किंगफिशर भी कहा जाता है। इसमें ज्यादा याद ना रहना ये वाले पेज में, तो ज्यादा चिंता की बात नहीं, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है वही लिखना चाहिए ऑप्शन में। बटाकुल कछुआ चंबल नदी में घड़ियाल के साथ पाया जाता है। चलिए, अब वन रिपोर्ट हमारी बची है फॉरेस्ट में, जो कि कल 2021 और 2023 के साथ में मैं पढ़ा दूंगी। बाकी चीजें हो चुकी हैं। और भी कोई डाउट हो तो आप बिल्कुल पूछिएगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।